हाय। इंटरकास्ट मैरिजेस मॉडर्न इंडिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। हो सकता है आपकी भी इंटरकास्ट मैरिज हो, मेरी भी इंटरकास्ट मैरिजेस है। हो सकता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज करने जा रहे हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत अच्छी हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। इंटरकास्ट मैरिज के अपने चैलेंजेस हैं जो वो उसके साथ लाती है, और इस वीडियो में आज हम उन्हीं चैलेंजेस पर चर्चा करने वाले हैं कि वो क्या प्रोबेबल चैलेंजेस हैं जो आप फेस करने वाले हो या कर रहे हो, और हमारे इन लॉज और सोसाइटी का इंटरकास्ट मैरिज के सेटअप के अंदर क्या अफेक्ट होता है। और एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 कोपिंग स्ट्रैटेजीज या 5 सीक्रेट्स जिनसे आप इन सारे चैलेंजेस को बहुत आसानी से फेस कर सकते हो और एक ब्यूटीफुल रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। मेरा इस वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा इंटेंट है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर ये इंटरकास्ट मैरिज का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, और मैंने खुद बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज की वजह से चैलेंजेस फेस करे हैं, एंड आई डोंट वांट यू टू फेस। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड अमेजिंग। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि कपल्स इंटरकास्ट मैरिजेस की वजह से क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। सबसे पहले अभी भी इंडियन सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है कि जो हमारी इनकास्ट मैरिजेस हैं ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बना के रखती हैं। तो अगर इंटरकास्ट मैरिज हो रही है तो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर या हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस, हमारे संस्कार टूट रहे हैं। इसकी वजह से अगर आप ये इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को कि आपकी एक इंटरकास्ट मैरिज है, तो बहुत सारी जगह पर आपको नीचा देखा जाता है या आपको उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता जब आप बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो समवेयर इन अ फंक्शन और इन एनी सेटअप, and then you share, my husband is this caste, या my wife is this caste, and we are an intercaste, the kind of thing. अब क्या होता है, आपको जिस नज़रिए से देखा जाता है वो थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है सोसाइटी के अंदर कि भैया यू लेस देन अदर्स हु हैव डन द इन कास्ट मैरिजेस, और ये एक अजीब सा इन्फीरियरिटी फील कराता है। अब देखिए, हो सकता है कि आपके अंदर ये ना हो, बट अगर आपको रेगुलरली इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा, सो यू माइट स्टार्ट फीलिंग इन्फीरियर। और ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसमें इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके अभी भी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एक पॉजिटिव इमेज नहीं है। वी डोंट सी देम एज इक्वल्स, रैदर लॉट ऑफ टाइम्स हम जब बताते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज है या इंटरकास्ट मैरिज करने वाले हैं, तो हमें ऐसा देखा जाता है कि समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, या आप कोई बहुत बड़ा चैलेंज करने वाले हो। इट इज नॉट सीन इज एज अ वेरी पैरेलल रिलेशनशिप एज कंपेयर टू द इनकास्ट रिलेशनशिप्स। दूसरा, जब सोसाइटी हमें आउटकास्ट की तरह से देखती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ रह रहे हैं, तो मे बी योर नेबरहुड, मे बी योर सोसाइटी, मे बी द रिलेटिव्स ऑफ योर वाइफ, देयर रिलेटिव्स ऑफ योर हस्बैंड डोंट ट्रीट यू एज इक्वल एज दे आर ट्रीटिंग अदर्स। जो दूसरे लोगों को वो ट्रीट कर रहे हैं, जो इन कास्ट हैं, जो उन्हीं के कास्ट के हैं, उस तरीके से आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो आपको एक गुस्सा सा आता है, आपको बुरा सा लगता है, और ये जो है ये रिलेशनशिप पे इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फंक्शन में गए, आपकी वाइफ की फैमिली ने आपको इक्वली ट्रीट नहीं करा जैसे वो दूसरे लोगों के हस्बैंड्स को ट्रीट कर रहे हैं, या आपकी वाइफ को इक्वली ट्रीट नहीं करा, तो ऑब्वियसली आपके स्पाउस को अच्छा नहीं लगेगा, राइट? और वो जो अच्छा नहीं लगेगा, दैट माइट, मे बी वो पहली बार नहीं बताएंगे, बट इट माइट अक्यूमुलेट एंड कम ऑन योर रिलेशनशिप लेटर। तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि मुझसे किसी ने बात नहीं करी, दे माइट फेस लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, और ये सारी प्रॉब्लम्स वो आपके पास लेके आ सकते हैं, एंड प्रोबेबली यू डोंट हैव अ राइट सोल्यूशन टू इट। हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, रैदर हम हमारे स्पाउस को ये बोलते हैं कि यार एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ही है, हमने ही तो ऐसा किया है एंड इट्स फाइन। और इवेंचुअली ये हमारे अंदर एक नेगेटिव इमेज बनाने लगता है, और कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगता है कि दिस समथिंग नॉट वेरी राइट दैट वी हैव डन, या वी डोंट फिट इन द सोसाइटी, और ये सबकॉन्शियसली एक बहुत खराब सी फीलिंग देता है। द थर्ड मेजर चैलेंज जो इंटरकास्ट मैरिज में हम फेस करते हैं वो होता है कल्चरल डिफरेंसेस, फूड डिफरेंसेस, पहनावा, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। अब इसके चक्कर में बहुत सी बार क्या होता है, अ वाइफ एक्सपेक्ट्स हस्बैंड टू ड्रेस इन अ पर्टिकुलर वे in a particular occasion, या husband expects the wife to dress in a particular way in a particular occasion or something like that. और यहाँ पे थोड़े थोड़े ना ईगो क्लैशेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर अलग है, रिलीजन में भी अलग है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हैं, थॉट प्रोसेस अलग है, संस्कार अलग हैं। तो जब कोई डिसीजन लेना होता है कि इस चीज़ का हम क्या करें, तो दे आर टू वेरी डिस्टिंक्ट माइंडसेट्स दैट कम इन टू प्ले, और वो डिस्टिंक्ट होने की वजह से बहुत क्लैश करते हैं। सो ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हमेशा होगा, बट इफ़ यू आर अबाउट टू गेट इन टू एन इंटरकास्ट मैरिज और यू आर इन टू इट, तो आप फेस कर रहे होगे इस चीज़ को कि जब हम कोई भी निर्णय लेने वाले होते हैं कि क्या खाना बनेगा, या क्या पर्टिकुलर ट्रेडिशन किसी एक
फेस्टिवल में फॉलो होगा, तो वहाँ क्लैश आता है। तो या तो हम वो दोनों फॉलो करें और या तो हम किसी एक को चुनें। और ये चीज़ें हमेशा नहीं पर बहुत सारी बार क्लैश लेकर आती है, और कई बार पार्टनर्स इसको वर्बली एक्सप्रेस करते हैं और कई बार हम वर्बली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और ये हमारे अंदर हमारी फीलिंग सप्रेस हो जाती है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये ईगो क्लैशेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस लाते हैं जो इवेंचुअली हमारे अंदर भरने लग जाते हैं। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो इंटरकास्ट मैरिज लेके आती है वो आता है पेरेंटिंग के अंदर। अब क्या होता है कि जब आप डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हो तो आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, स्पेशली आपके पेरेंटिंग स्टाइल में। अब पेरेंटिंग स्टाइल तो वैसे भी फैमिली टू फैमिली वेरी करती है कि कैसे आपको अपब्रिंग करा गया है, कैसे आपको पाला गया है, कैसे आपके घर का एनवायरनमेंट है, क्या संस्कार आपको दिए गए थे। और उन जो बहुत अर्ली एज संस्कार हैं वो इंटरकास्ट मैरिजेस में बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। एक हस्बैंड को लगता है कि ऐसा सिखाना चाहिए, एक वाइफ को लगता है ऐसा सिखाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल्स कैन बी इन लॉट ऑफ रिलीजन्स या लॉट ऑफ कास्ट्स। बहुत सारे अर्ली ऑन ट्रेडिशंस होते हैं और बहुत सारे कास्ट के अंदर अर्ली ऑन ट्रेडिशंस अलग होते हैं, और ये जब क्लैश करता है सो प्रोबेबली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट व्हेन किड्स ग्रो अप तो बहुत सारे ट्रेडिशंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग संस्कार होते हैं, तो वो सोचते हैं कि बच्चों को इस तरीके से पहनना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपके पार्टनर को कुछ और लगता है, ये भी आपके रिलेशनशिप के ऊपर आता है। सो पेरेंटिंग पे जो इंटरकास्ट मैरिजेस का इफेक्ट है वो भी एक बहुत बड़ा है। क्योंकि जब आपका बच्चा अपने मैटरनल साइड के रिलेटिव्स या अपने कज़न से मिलता है, अपने पैटर्नल साइड के कज़न्स और रिलेटिव्स से मिलता है, तो नो डाउट उसका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, उसको दो तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। पर बच्चा भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स इंटरकास्ट मैरिज में कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करते हैं कि वाई नानी सेज दिस एंड वाई दादी सेज दिस, और इसके वजह से क्लैश कहाँ आ जाता है, मम्मी पापा के बीच में। सो पेरेंट्स फाइट। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। सो दीज आर फ्यू मेजर डिफरेंसेस या मेजर क्लैशेस जो इंटरकास्ट मैरिज लेके आती है। दो देर आर सो मेनी अदर्स बट आई जस्ट वॉन्ट टू कवर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ones in this video. Now in this segment of the video we will understand कि कैसे इन-लॉज और जो सोसाइटी है वो हमारे इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर प्रभाव डालती है। से वैसे भी व्हेन इंडियन सेटअप के अंदर अगर हम बात करें तो जब शादी होती है तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और अगर वो इंटरकास्ट मैरिज है सो व्हेन डॉटर इन लॉ कम्स इनटू उसके हस्बैंड की फैमिली, तो वहाँ पे उसके तौर तरीके और करने के तरीकों में बहुत अंतर होता है। एंड बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम इन लॉज इन इंडियन सोसाइटी एक्सपेक्ट कि जो हमारे घर का ट्रेडिशन है, यानी हस्बैंड के घर का जो ट्रेडिशन है वो ही फॉलो होगा और वो ही सही है, जो मॉडर्न डे वुमेन एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो उसको क्या लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज मोड पे चल रही है, तो उसके अंदर इवेंचुअली ये फीलिंग आ जाती है कि दिस इज नॉट माई होम बिकॉज आई एम नॉट लिविंग माई वैल्यूज, मैं सामने वाले के वैल्यूज को जी रही हूँ। तो उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं मेरे वैल्यू सिस्टम के अंदर भी जीना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ क्लैश आता है। और इंटरकास्ट मैरिजेस के अंदर इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद इन-लॉज बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम क्लैशेस। एंड इन-लॉज की एक्सपेक्टेशन होती है कि इफ यू डन द इंटरकास्ट मैरिजेस तो एक बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, उनका एक मानना होता है कि हमने शादी के लिए हाँ कर दी, वही एक बहुत बड़ी बात है। तो आप उसका एहसान मानो कि हमने शादी की हाँ कर दी, इसके बाद तो ये आपको मानना ही है। सो दिस इज एन अनसेड प्रेशर दैट कम्स ऑन इवन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ कि भैया हमने आपके इंटरकास्ट मैरिज के लिए हाँ करके बहुत बड़ा एहसान करा है, या सोसाइटी से हमने लड़के ये चीज़ करी है, तो अब इसके रेपरकशंस जो हैं वो आप झेलो। सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड समटाइम्स ये सुनते सुनते हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को ये चीज़ बोलना शुरू कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ द इन-लॉज एंड सोसाइटी वो जो उनके शब्द हैं कि भैया ये तो अब हमको करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये कपल के अंदर भी आ जाते हैं। दे स्टार्ट टॉकिंग इन द सेम लैंग्वेज एंड दैट रियली रियली ruins द रिलेशनशिप टू अ बिग एक्सटेंट। सोसाइटी एज वी नो मसाला डालने का फुल ऑन काम करती है। तो सोसाइटी जब आपके स्पेशली आपके नेबरहुड या आपके कलीग्स या आपके आसपास के लोग जब आपको ये बोलते हैं कि आपके हस्बैंड ने ऐसा नहीं करा, आपकी वाइफ ने ऐसा नहीं करा, तो कई सारी चीज़ जिनको आप ऑलरेडी नज़रअंदाज या एक्सेप्ट कर चुके हो उस पर आपका फोकस जाता है। एंड दिस इज द वर्स्ट द सोसाइटी कैन डू इन अ कपल्स लाइफ और इन अ मैरिज और अ रिलेशनशिप। तो जब आपके कलीग्स ये कहते हैं कि अच्छा ये वाला फेस्टिवल है एंड योर वाइफ डजंट वेयर दिस, या अच्छा ऐसा है, और आपके हस्बैंड इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तुम तो इतने सालों से ये चीज़ करती थी और अभी तुमको ये एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है,
तो इवेंचुअली हमारा भी फोकस जाता है जिन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं उनके प्रति भी, कि प्रोबेबली सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग, रिलेटिव्स आर नॉट एक्सेप्टिंग, इन लॉज आर नॉट एक्सेप्टिंग एंड वी आर इन अ बैड सेटअप, जो हमारे रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट लाता है। सोसाइटी कई बार अगर हस्बैंड वाइफ को नहीं बोलती है तो कई बार बच्चों को भी बोलती है, या सेकंड इन लॉज को या रिलेटिव्स को बोलती है कि यार प्रोबेबली योर डॉटर इन लॉ डजंट डू इट, योर सन इन लॉ डजंट डू इट, लुक व्हाट शी इज टीचिंग टू योर ग्रैंडसन और अ ग्रैंड डॉटर। तो इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है ना वो कपल के ऊपर बहुत खराब आता है। क्यों? क्योंकि फिर आप अगर डायरेक्टली ये चीज़ अपने इन लॉज को या रिलेटिव्स को या सोसाइटी को नहीं बोल पाते हो तो ये चीज़ आप अपने स्पाउस के ऊपर ढोलते हो कि लुक योर मदर सेड दिस, लुक योर आंट सेड दिस, लुक योर अंकल वाज बिहेविंग लाइक दिस एंड ही शुड नॉट डू इट। अब ऑलरेडी जहाँ दो डिफरेंसेस हैं और ईगो क्लैशेस चल ही रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस करे, उसमें इन लॉज और सोसाइटी अगर और मसाला डाल देंगे तो भैया इंटरकास्ट मैरिजेस की तो बहुत ही 12 बजने वाली है। तो इन फैक्टर्स को हमको ध्यान रखना है कि इंटरकास्ट मैरिजेस के अंदर ये अनसेड प्रेशर्स और चैलेंजेस आते ही हैं। नाउ सोसाइटी और इन लॉज के अंदर जो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है वो भी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, क्योंकि अगर उन्होंने सामने वाले के ट्रेडिशन को एक्सेप्ट नहीं करा तो उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके हस्बैंड आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स के फैमिली में हैं और वो अपने घर के ट्रेडिशन का कोई बात बता रहे हैं एंड योर फैमिली इज नॉट एक्सेप्टिंग, वो सुन नहीं रहे हैं, वो उसमें एक्साइट नहीं हो रहे हैं, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली योर हस्बैंड इज गोइंग टू फील बैड और उनको ये फीलिंग जाएगी कि मैं एक्सेप्टेड नहीं हूँ, ये यहाँ किसी प्रकार का नाटक चल रहा है एंड इवेंचुअली ये आपके पेरेंट्स से उनका डिस्टेंस बढ़ा देगा एंड वाइस वर्सा। क्या होता है कि जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। और कई सारे इंडियन फैमिलीज के अंदर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब आप उन बातों को बताते हो, फॉर एग्जाम्पल अपनी कास्ट का कोई ट्रेडिशन बता रहे हो या कोई इंसिडेंट बता रहे हो, तो नोबडी इज रेडी टू लिसन, रैदर बहुत सारी बार इन लॉज और रिलेटिव्स उसके अंदर बहुत सारी खामियां और गलतियां निकाल देते हैं। सी, आप खामी या गलती निकालने के लिए अभी एलिजिबल हो ही नहीं, बिकॉज आप उस ट्रेडिशन के अंदर नहीं हो, यू हैव नॉट लिव्ड विद दैट ट्रेडिशन, बट स्टिल वो होता है, उससे सामने वाले को काफ़ी हर्ट होता है और काफ़ी बुरा लगता है, इससे वो इनसिक्योर फील करता है। और जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस है वहाँ तो इंसान और एलियनेटेड फील करता है और ज़्यादा आइसोलेटेड फील करता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है जो इन लॉज की वजह से या रिलेटिव्स की वजह से आई, ये कहाँ जाएगी? ये कपल्स के बीच में फाइट्स पैदा करती है। अब हम इस सेगमेंट में समझेंगे कि इंटरकास्ट मैरिजेस के अंदर जो चैलेंजेस आने ही हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जो हमारी सोसाइटी का सेटअप है वो अगर आ ही रहे हैं तो हम उनसे कैसे कोप करें। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे कोपिंग स्ट्रैटेजीज या सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिससे आप सीखेंगे कि कैसे इनको फेस करें और इन चैलेंजेस के बाहर आएं। So now let's understand the coping mechanisms. So you need to believe and always remember कि इस पूरे दुनिया में अगर कोई सबसे पावरफुल एनर्जी और फोर्स है तो वो है लव। और अगर हम इसको राइट वे में यूटिलाइज करें, सो नो रिलीजन, नो कास्ट एंड नथिंग कैन बिकम अ बैरियर। कोई भी चीज़ बीच में नहीं आ सकती। रैदर यू विल नॉट सर्वाइव, योर रिलेशनशिप कैन थ्राइव अगर हम इसको सही डायरेक्शन में और सही मायने से समझें तो। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने खुद देखे होंगे कि इंटरकास्ट मैरिज इन कास्ट मैरिज से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो लेट्स डाइव इन व्हाट आर द वेज जिससे आपका रिलेशनशिप और पावरफुल और ब्यूटीफुल हो जाएगा इन स्पाइट ऑल द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग इन एन इंटरकास्ट मैरिज। नंबर 1, कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। सी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2-3 साल निकाल दिए हैं और आपने कभी अपने स्पाउस को ये चीज़ कन्फ्रंट ही नहीं करी, बताए नहीं कि ये ट्रेडिशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही थी, तो इवेंचुअली उतने सालों के बाद उनका समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो पहले इन केस अगर आप उस स्टेज में हैं कि अभी आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप एक ओपन कम्युनिकेशन करें कि भैया हमारे घर में ये ऐसा होता है, तुम्हारे घर में ऐसा होता है, इन चीज़ों को, इन ट्रेडिशन को मैं बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, इन पर्टिकुलर ट्रेडिशंस को मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है, ये बिहेवियर मुझे अच्छा लगता है, ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, या आज कोई पर्टिकुलर चीज़ हुई जो मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये सारा कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए और आप एक दूसरे से कहो कि बिकॉज हमारे इंटरकास्ट मैरिजेस है, हमारे दोनों को ये फील होंगे अगर हमने कम्युनिकेशन ओपन रखा तो हम दोनों के लिए चीज़ बहुत अच्छी होगी, हमारे बच्चों के लिए चीज़ अच्छी होगी, हमारे फैमिलीज़ के लिए चीज़ अच्छी होगी। सो लेट अस कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि जब आप बता रहे हैं तो आप उस स्टेज पे जाके कम्युनिकेट ना करें जब जाके सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। कई बार यही होता है रिलेशनशिप के अंदर कि हम तब जाके हमारे स्पाउस को कन्फ्रंट करते हैं जब हमको बुरा लग गया, हमको किसी ने कुछ बोल दिया। हाँ, तब भी हमें बताना ही चाहिए, पर अगर हम पहले से जो प्री कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं कि हमने अगर वो करा कि सी आई एम गोइंग हियर एंड आई डोंट नो हाउ टू डू इट, सो प्लीज़ डू टेक केयर, ये जो डिफरेंसेस हैं, और आपने अपने किसी फैमिली सेटअप के अंदर होने वाली चीज़ें अपने स्पाउस को पहले से ही इन्फॉर्म कर दी कि लुक दिस रिलेटिव बिहेव्स लाइक दिस, इसके अंदर ये रिलीजन का ट्रेडिशन होता है और इसका मतलब ये है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट, दिस इज व्हाट माय मदर बिलीव्स, दिस इज व्हाट माय दादी यूज्ड टू बिलीव। तो ये जो सारे कम्युनिकेशन है ना, इनको बहुत फन फिल्ड, लविंग एंड पार्ट ऑफ द फैमिली रिचुअल आप कर दीजिए, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगी। नंबर 2, बहुत नज़रअंदाज करा हुआ, seek support. See, a therapist, a relationship coach और a counselor is really helpful क्योंकि वो उस पर्सपेक्टिव को देख सकता है जो आप नहीं देख सकते हो। तो जब हम ईगो क्लैश के अंदर होते हैं तब हमें एक मेंटोर या ऐसे इंसान की थर्ड पार्टी व्यू की ज़रूरत होती है जो शायद वहाँ पे पूरी खिचड़ी को सुलझा सके। सो सीक सपोर्ट, या सीक सपोर्ट फ्रॉम पीपल हु नॉट प्रोफेशनल थेरेपिस्ट बट प्रोबेबली हु आर फार मोर एक्सपीरियंस्ड इन दिस, जिन्हें आप समझदार समझते हैं। तो कई बार ये गलती होती है, एंड एज अ रिलेशनशिप कोच आई वुड रियली टेल कि हम बहुत साल निकाल देते हैं आपस में लड़ने में, और जहाँ चीज़ें बिगड़ी हैं, जहाँ चीज़ें लड़ाई के मोड में, वहाँ चीज़ें रिजॉल्व खुद से हो जाएं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यू नीड सम एक्सटर्नल, चाहे वो आप ही के अंदर से हो, पर आपको कोई ना कोई एक दूसरा कैटलिस्ट चाहिए होता है ताकि आप उस फ्रेम और उस एनर्जी को चेंज कर सको। सो सीकिंग सपोर्ट, टेकिंग थर्ड पर्सपेक्टिव, सीइंग समबडी एल्सेस व्यूज, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो सीक सपोर्ट, आस्क पीपल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि आप किससे सपोर्ट सीख कर रहे हो। क्या आप ऐसे इंसान से सपोर्ट सीख कर रहे हो जिसकी खुद की शादी नहीं हुई है? क्या आप ऐसे इंसान से सपोर्ट मांग रहे हो जिसको इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है? क्या आप ऐसे इंसान से सपोर्ट मांग रहे हो जिसका एक्सपीरियंस मैरिज या रिलेशनशिप में आपसे भी कम है, या जिनका खुद का रिश्ता खराब है? तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम कि अगर कभी भी ऐसा कुछ होगा, so these are the few people I can go to. Third, and one of my favorite points is stand together. Remember always, always, always that we are a team. हम एक टीम है, हम एक साथ हैं, हम एक यूनाइटेड बॉन्ड है। हम चाहे जितना लड़ दें, चाहे कोई कुछ भी बोले, इट शुड नॉट अफेक्ट आवर रिलेशनशिप। और अगर वो इफेक्ट करता है तो हम एज अ टीम उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर्स आएंगे। सी, एक्सटर्नल प्रेशर्स इन कास्ट मैरिज पे भी आते हैं जहाँ डिफरेंसेस कम है, और ऑब्वियसली जहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझो कि अगर कोई इंसान, 2 लोग कोई चीज़ खरीदने गए, सो दे हैव टू मेक अ कॉमन डिसीजन एंड परचेज समथिंग, इट इज़ ईजी। अब वहाँ 15 लोग गए हैं टू परचेज वन थिंग एंड 15 ओपिनियंस हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। सेम इन इंटरकास्ट मैरिजेस, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग संस्कार हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो ही जाते हैं और लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने ये बॉन्ड क्रिएट करा कि सी, चाहे तुम्हारी मदर हो, फादर हो, बुआ हो, मौसी हो, हूसोएवर, इंडियन सेटअप, कोई भी हो, कोई कुछ भी कहे, वो सारे जो प्रेशर्स हैं, पर वी हैव टू स्टैंड टुगेदर। बाय द एंड ऑफ द डे वील ऑलवेज रिमेंबर कि इट वाज आवर डिसीजन एंड वी विल नॉट लेट दीज डिफरेंसेस ruin our मैरिज। अगर ये डिसीजन है, ये आपके सबकॉन्शियस में है, और ये चीज़ आप एक दूसरे को बार बार बोलोगे, वी आर अ टीम एंड दीज प्रेशर्स वी विल नॉट अलाउ देम टू पुल, तो वो आप बहोगे नहीं। बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, वो तब आते हैं जब वो छोटी छोटी चीज़ें, खूब सारी चिंगारियाँ लगा के आग बना चुकी होती हैं और अब आपके आपे से बाहर जाती हैं। पर अगर आप अवेयर रहे, अगर आपका ये डिसीजन रहा, तो बहुत ही मिनिस्कल, बहुत ही छोटे लेवल पे आप इन चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लोगे और सुधार भी सकते। द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सी द पॉजिटिव साइड, बी ऑप्टिमिस्टिक। अब देखिए इसमें क्या है कि अब आप एक ऐसे उस पर खड़े हो जहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव और बहुत सारा पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा एज अ कपल, एज अ लाइफ पार्टनर, कि मैं पॉजिटिव साइड को देखूंगा, क्योंकि अगर हमने नेगेटिव साइड पे फोकस करा तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, अगर हमने पॉजिटिव पे फोकस करा तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, और डिफरेंसेस तो रहेंगे। सो यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट
whenever you deviate, जो क्योंकि डेविएशन होना है, इन्फ्लुएंस भी होना है, वी नॉट परफेक्ट, वी नॉट सेंट्स, हमें नेबर्स बोलेंगे, कोई भी फ्रेंड्स बोलेंगे तो हमें उनका इन्फ्लुएंस होगा, बट देन वी हैव टू मेक श्योर कि वी हैव टू सी द पॉजिटिव साइड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इन लॉज हैं, उसमें लाख बुराइयां हैं, लाख डिफरेंसेज हैं, मे बी कुछ संस्कार आपके हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं, पर सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट एंड कम बैक टू योर पार्टनर. आपका सेंटर आपके पार्टनर होना चाहिए. आप जितना भी घूम फिर के आ जाओ आसपास, आप वापस वहां आ जाओ. दिस इज द पॉजिटिव थ्योरी दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड मेक इट अ पॉइंट टू सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस. जो डिफरेंसेस हैं हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, हम उन पर हंसते हैं, ना कि हम उनको एज अ प्रेशर और एज अ नेगेटिव चीज ले लें. ये नेविगेटिंग इन योर रिलेशनशिप बहुत आसान कर देगी. इनफैक्ट यही आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे भी देखेंगे कि ये जो डिफरेंसेस हैं, इसके तो हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा इसको एंजॉय करते हैं, तो वो बहुत ही ब्यूटिफुल एक कल्चर क्रिएट करेगा आपके घर के अंदर. एंड नाउ द लास्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्रिएट योर ओन ट्रेडिशंस. यस, अब आपके हस्बैंड के कुछ ट्रेडिशंस हैं, आपकी वाइफ के कुछ ट्रेडिशंस हैं, और अब आपके फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस बनेंगे. आप उनको मर्जर करो, आप अपनी क्रिएटिविटी डालो, क्रिएट योर ओन ट्रेडिशन. जब ऐसा कुछ होता है तो यू बिकम एन इंस्पिरेशन. दूसरे लोग और बात करते हैं, अरे वाह ये लोग इतने ब्यूटीफुली करते हैं, ये लोग ऐसा इतने अच्छे से करते हैं, और आपको खुद को बहुत ही कंटेंटेड लगेगा. और जब आपके खुद के ट्रेडिशंस हैं, आप उसको इतना वैल्यू दोगे, आप उसको इतना सेलिब्रेट करोगे कि जो क्लैशेस हो रहे हैं ट्रेडिशन के, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे. एंड लुक हाउ क्रिएटिव इट वुड बी कि जब हम सोचें कि नहीं यार तुम्हारे यहाँ से ये पिक करते हैं, इससे ये पिक करते हैं, और कोई फेस्टिवल को हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, राइट. सो एंड यस, प्लीज़ अपने क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं, अपने ट्रेडिशन मर्जर और वैल्यू मर्जर के, वो कमेंट सेक्शन में मुझे भी ज़रूर बताइएगा. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे. अगर इन चीज़ों को हम पहले से ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, your marriage, your intercaste marriage is going to be flawless. It is going to be very beautiful. Rather, you'll set an example. लोग ये बोलेंगे कि इतने सारे differences के बावजूद how beautifully they live. Thank you so much for watching. Do like this video and subscribe to my channel if you've not subscribed it yet, and do share with your family and friends. और जो भी आपके thoughts हैं इन points के ऊपर, किनको आप सबसे पहले apply करने वाले हो, क्या चीज़ आपको अपने life के साथ resonate होती है, comment section में मुझे ज़रूर बताइएगा. I would love to read your comments. Thank you so much for watching.